नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। खबर बाजपुर के चीनी मिल से है, जहां प्रदेश के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने बाजपुर किच्छा नादेही की सहकारी चीनी मिलों के सीजनल मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। आपको बता दें, सीजनल और परमानेंट कर्मचारियों के मृतक आश्रितों के नियोजन की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। सरकार द्वारा कुछ माह पूर्व परमानेंट मृतक आश्रितों को तो डोईवाला, नादेही, बाजपुर, किच्छा और चीनी मिलों में नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे, परंतु सीजनल कर्मचारियों के संबंध में निर्णय नहीं हो पाया था। यह धामी सरकार ने सीजनल मृतक आश्रितों को बधाई दूंगा, क्योंकि जायज लड़ाई भी थी, क्योंकि उत्तराखंड में हर डिपार्टमेंट सीजन मृतक आश्रितों को बाजपुर चीनी मिल में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देकर मृतक आश्रित परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि किसी भी दशा में चीनी मिल कर्मचारियों का अहित होने नहीं दिया जाएगा। वहीं चीनी मिल कर्मचारियों की फिटमेंट की मांग पर किए गए प्रश्न के ऊपर उत्तर में गन्ना मंत्री ने कहा कि समय समय पर स्थानीय प्रतिनिधि इस समस्या में मुझे अवगत कराते रहते हैं, इसे शीघ्र ही हल करेंगे। सबसे पहले तो बधाई दूंगा, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई थी उनकी, जायज लड़ाई भी थी, क्योंकि उत्तराखंड में हर डिपार्टमेंट में मृतक आश्रित को रखने का एक प्रावधान था। चीनी मिल में किसी कारण उसमें 2018 में बैन लगाया गया था कैबिनेट के माध्यम से, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत संवेदनशील होकर इनका मामला सुना और उसका हल सरकार के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से निकाला। और आज हमने सिर्फ सीजनल कर्मचारियों को नहीं, हमने इसके पहले जो हमारे परमानेंट कर्मचारी थे मृतक आश्रित, उनको पहले नियुक्ति बांटी थी किच्छा में, और आज बाजपुर में सीजनल कर्मचारियों को बांटी गई है। तो लगातार ये सरकार जो है वो कर्मचारियों के प्रति, चीनी मिल के प्रति और किसानों के प्रति संवेदनशील है। हमारा सबका एक ही फोकस है कि चीनी मिल स्वस्थ रहे, चीनी मिल मॉडर्नाइज हो, और चीनी मिल आगे बढ़े, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी आजीविका भी चलती रहे, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, कहीं ना कहीं वो चीज। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह सपरिवार काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ गुरुद्वारा श्री नानक काना साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान डेरा कार सेवा के बाबा सुरेंद्र सिंह और गुरुद्वारा सिंह सभा तथा खालसा फाउंडेशन की टीम द्वारा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, उत्तराखंड प्रदेश के राज्यपाल इस दौरान काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर और पूरे कुमाऊं भर में गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी से मौजूद है। वहीं इसके बाद मुरादाबाद रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के गेस्ट हाउस में पहुंचकर अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में क्षेत्र के विकास से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की तथा क्षेत्र के विकास से संबंधित आवश्यकता के साथ साथ दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान क्षेत्र के विकास के लिए परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की और इस संबंध में डीपीआर बनाने के निर्देश भी दिए। सच कहूँ तो ये बाबा नानक का ही आदेश है कि इतना सुंदर सौभाग्य मिला है कि आज ननकाना साहब काशीपुर स्थित गुरुद्वारा साहब के दर्शन मिले हैं। यहाँ का आशीर्वाद सब आशीर्वादों से अलग है। जहाँ पर मुझे जो एक परिवार का जो प्यार है वो सबसे ज़्यादा मिला है। एक एक के चेहरे के ऊपर में बाबा नानक का जो रूप है वो दिखाई देता है, जो सेवा भावना है, समर्पण है, किस प्रकार परिवार के साथ में इकट्ठा रहना है। बाबा नानक ने तो सबसे पहला शब्द ही जो बोला है वो शब्द ही एकम है। किस प्रकार एकता, अखंडता, एक परिवार की तरह कैसे रहना है। और जो बाबा नानक ने मूल मंत्र 14 शब्दों का मूल मंत्र दिया है वो तो पूरे। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डैम कोटी हरिद्वार पहुंचकर कावड़ यात्रा, कुंभ मेला और जनपद में संचालित विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राज्यपाल ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा जनपद टिहरी में महिलाओं का एनीमिक सर्वे कराने तथा विभिन्न कार्यों की प्रशंसा करते हुए निर्देश दिए कि उसी तर्ज पर हरिद्वार के चमुखी विकास हेतु नवाचार के कार्य किए जाए। उन्होंने केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की ऑन ग्राउंड प्रेजेंटेशन तैयार कराने का टास्क जिलाधिकारी को भी दिया।
जो ये डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ही सुंदर होने वाली है। और मैं तो आपके माध्यम से पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को कहूँगा कि आइए हरिद्वार, ऋषिकेश, इस जगह में आइए। ये तो आस्था का केंद्र है और आपको दिव्यता और भव्यता का एक अलग ही अनुभव हो। और इसके ऊपर में विशेषकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्वच्छता के ऊपर में, क्लीननेस के ऊपर में, ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर में खास काम कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ सबसे अच्छी बात है कि टीम वर्क के साथ में पूरा विजन है और आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि जो रोड मैप के बारे में मैंने सुना है उसको बहुत सुंदर तरीके से हासिल किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने ऋषिकेश हरिद्वार में बिजली की लाइनों को भूमिगत करने और कुमाऊं अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंड की मांग की। वहीं साथ ही धामी ने दूर दराज के क्षेत्रों में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए भी 3800 करोड़ रुपए के फंड का अनुरोध किया और पिटकुल की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी भी मांगी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष का कहना है कि हर रोज सामने आ रहे घोटालों से लगता है कि 2027 तक उत्तराखंड देश में भ्रष्टाचार में पहले पायदान पर होगा। हरिद्वार भूमि घोटाले के बाद अब कृषि विभाग में तराई बीज विकास निगम भूमि नीलामी और कृषि मित्र मेला घोटाले उजागर हुए हैं। इसमें कांग्रेस का आरोप है कि सरकार निगम की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। पार्टी के इन मामलों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से कराने की मांग की। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे लगता है कि 2027 आते आते घोटालों का कीर्तिमान बनाने जा रही है। इनका जो जुमला पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अब वो जीरो टॉलरेंस आप देखिए कि क्या कमाल हो रहा है कि राज्य में हर दिन नया घोटाला आ रहा है। अभी आप हरिद्वार के भूमि घोटाले से निपटे नहीं थे कि आपके सामने एक घोटाला आ गया तराई बीज विकास निगम का। तराई बीज विकास निगम में अरबों खरबों की संपत्तियां जिस प्रकार से कौड़ियों में। अब केदार धाम की यात्रा सुरक्षित और आसान हो जाएगी। केदारनाथ रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर चुके हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार की एजेंसी इस रोपवे का निर्माण करने जा रही है। इस रोपवे के बाद केदार वैली में हेली सेवाओं पर निर्भरता खत्म होगी। वहीं केदारनाथ के साथ ही यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। वहीं सभी प्रोजेक्ट से जुड़ी औपचारिकताओं को तेजी के साथ पूरा करा जा रहा है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने को या तोदू गर्म 16 किमी लंबा सफर तय करना होता है या फिर हेली सेवाओं का इस्तेमाल करना होता है। सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्गों और बच्चों के साथ पेश आती है। ये रोपवे जो है, केदारनाथ का रोपवे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे जो 2 रोपवे, एक हेमकुंड साहिब का रोपवे और केदारनाथ जी का रोपवे, ये किस प्रकार से आने वाले समय में यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ये समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो यात्रा केदारनाथ में जिस प्रकार से लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही सहज और बहुत ही सरल ढंग से रोपवे के माध्यम से यात्रा होगी। बहुत ही सस्ती यात्रा होगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हेली हो या अन्य माध्यमों से लोग जाते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर जो है काफ़ी उनको महंगा जो पड़ता है वो कम और सस्ते खर्चे में ये रोपवे उनको केदारनाथ जी के दर्शन कराएगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह और प्रेम उत्तराखंड के अंदर है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में गंगोत्री, यमुनोत्री जी और अन्य जगह भी जिस प्रकार से रोपवे हों या किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए हम बेहतर सुविधा कर सके, इस पर केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार काम करेगी।
वहीं काशीपुर के महापौर दीपक बाली और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। महापौर बाली ने कहा कि विकास उनका शौक है और वह काशीपुर का कायाकल्प करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग की सराहना की और जनता से विकास कार्यों में समर्थन मांगा। विधायक चीमा ने भी महापौर के प्रयासों की सराहना की। विधायक बना था तो हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने एक लिस्ट मांगी थी कि 10-10 काम जो है हर विधानसभा से हर विधायक, तो उसमें से काफ़ी काम कुछ हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में है और कुछ में अभी वर्क करने की ज़रूरत है। सेठी पेट्रोल पंप से रामनगर वाली रोड मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन से एडवांस। मैं देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा तकनीकी रूप से भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन कई बार जहाँ तकनीक काम नहीं करती है वहाँ आपको प्रैक्टिकल जाना पड़ता है। तो जब मैं निरीक्षण के दौरान अपने पार्षदों के साथ था तो मैंने ये देखा कि भाई बिना बारिश के भी नालियों में पानी रुका हुआ है और धीरे धीरे जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है। तो फिर हम उसके एंड पॉइंट तक गए अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ, पार्षदों के साथ, तो देखा जो एंड पॉइंट है जिसमें गैरिया नाला है, कलश मंडप नाला है, जिसमें नथुंग माइनर है, ये ऊपर। वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कोटद्वार में उन्होंने कहा कि प्रदेश में यौन शोषण के जितने भी मामले सामने आए उनमें बीजेपी नेताओं के नाम आ रहे हैं। रावत ने बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी बेटियों का शोषण कर रही है। एक नाबालिग बच्ची के साथ वहाँ पर भी भाजपा नेता का ही बेटा था, भाजपा नेता ही है प्रमोद बिष्ट, उसके द्वारा किया गया था। रुद्रपुर में जो छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ वो भी भाजपा नेता नरेंद्र गंगवार है। तो ऐसे ही कई केसेस है। हैदराबाद में एक दलित युवती के साथ जो दुष्कर्म हुआ वो भी भाजपा नेता है अमित सैनी। आप ये देख रहे होंगे लाल कुआं में नाबालिग बच्ची के साथ हुआ, तो दुग्ध संघ का जो अध्यक्ष था बोरा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब सारे जितने भी उत्तराखंड में अभी तक बलात्कार के केसेस सामने आए हैं, संज्ञान में आए, वो सारे के सारे उनमें भाजपा नेता उसमें आपको नजर आएंगे, उसमें दोषी। वहीं काशीपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल के नेतृत्व में मंडल कार्यकारिणी सदस्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने नए पदाधिकारियों से पार्टी की नीतियों पर काम करने और संगठन को मजबूत करने का भी आह्वान किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक विचारधारा वाली पार्टी है और हम निरंतर काम करते हैं। बूथ से लेकर जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी हमारी यहाँ संगठनात्मक इकाई गठित हुई है। आज उस संगठनात्मक इकाई का उत्साहवर्धन करने के लिए उनका स्वागत का कार्यक्रम था। मेरे यहाँ के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, यहाँ की जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे सब लोगों ने आग्रह किया कि आना है और अपने सारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना है। उस नियमित आज दिनेशपुर जो मंडल इकाई है उसमें जो अपने नए पदाधिकारी बने हैं उन सबका आज स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम था। उनको सबको उत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज दिनेशपुर जो मंडल है हमारे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से इसके नए पदाधिकारी बने। आज उन सभी नए पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जो कार्यकारिणी में शामिल हुए उन सब लोगों का स्वागत अभिनंदन था और शुभकामना संदेश था कि आप इन्हीं छोटी इकाइयों पे, छोटे पदों पे बैठ के आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आत्मसात करते हुए आप आगे बढ़ें और कल चल के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। और निश्चित ही आप अपने जो आपका व्यक्तित्व है उसके अनुसार आप आगे बढ़ें, भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बने और पार्टी को जिताने का काम करें, पार्टी को मजबूत करने का काम करें और आप यशस्वी बने। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर घोटालों का रिकॉर्ड बनाने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में भाजपा ने कांग्रेस के शासनकाल के घोटालों को याद दिलाया। साथ ही भाजपा मीडिया प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को बेचने का सौदा कर रहे थे और उनके समय में भ्रष्टाचार चरम पर था। इस समय अपने हाईकमान, उनके जो युवराज हैं राहुल गांधी के निर्देश पर एक हॉर्स राइडिंग कंपटीशन टाइप का चल रहा है कि कौन कितना झूठ बोल सकता है, कौन कितना फरेब कर सकता है और किस तरह से जनता को अनर्गल बयानबाजी करके गुमराहित कर सकता है। ये प्रतियोगिता उनके सभी नेताओं में चल रही है दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए। इसलिए आजकल कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो कहीं ना कहीं पत्रकार वार्ताएं। वही कालागढ़ टाइगर रिजर्व के गेट मानसून के कारण बंद कर दिए गए। आमतौर पर 15 नवंबर तक मानसून के मौसम में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए इसे बंद रखा जाता है। पिछले सालों की तुलना में इस बार कालागढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की आमद हालांकि कम रही है, लेकिन फिर भी यहाँ की सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों की आमद अच्छी खासी रही है, जिससे विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। यहाँ जो अभी तक जो गजट नोटिफिकेशन है उससे जो है 15 नवंबर को हमारा पार्क खुलता है और 15 जून को बंद हो जाता है। तो ये आज 16 तारीख है, तो आज 15 जून को हमारा पार्क बंद हो चुका है। इस बार सीजन कैसा रहा? सीजन लगभग सामान्य रहा, ठीक रहा। इस बार टूरिस्टों का आवागमन थोड़ा कम हुआ क्योंकि प्रयागराज में वो चल रहा था और उसके बाद वही पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की आरक्षण सूची के अनंतम प्रकाशन पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई पूरी हो गई है। जिलाधिकारी कार्यालय सहित 15 विकास खंडों कार्यालयों में और 379 आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जिनकी सुनवाई विकास भवन में हुई। अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन कल यानी 18 जून 2025 को किया जाएगा। जो अनंतिम सूची रिजर्वेशन को लेकर जारी की गई थी, तो इस संबंध में हमने आपत्तियां आमंत्रित की थी। लास्ट 2 दिनों में आपत्तियां जो है उनकी कुल संख्या 389 अभी आई है और उसी क्रम में आज हमारी सुनवाई की तिथि नियत है और इस क्रम में अभी तक क्षेत्र पंचायत की सुनवाई की जा चुकी है और पौधा प्रधानों से संबंधित आपत्तियों को भी अभी सुना जा रहा है। 3 की शाम को हमारा अंतिम प्रकाशन होगा। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं इस मामले में माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने अपने पक्ष रखा। हमारी जो विशेष आपत्ति थी कृषि ब्लॉक में, पहले तो पूरे परसिमन पे थी कि परसिमन के आधार पे जो अगर बाय द वे 2011 की जनगणना के अनुसार ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो हमने कहा 2011 और 2024 के बीच में 2 चुनाव हो गए, 2014 और 2019। 2014 में 2019 में 2000। वही हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के नोटिस के खिलाफ स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रभावित लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से 20,000 से ज्यादा नागरिक बेघर हो सकते हैं। राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई रोकने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। हाँ। 49 मार्च से दिक्कत ये है, पहले सरकार ने रौले का सारा कुछ किया, पक्की दीवार भी बना ली अपनी, 2010 में पक्की दीवार भी ले ली। उसके बाद अभी कुछ टाइम और बीता है, अभी बरसात का टाइम आया है, हमें नोटिस भेजे जा रहा है कि आप यहाँ से हटें। पहले हमको बिजली लाइट पानी सब दिया गया, वहाँ पर सारी सुख सुविधा करी गई। हमारी पूर्वज यहीं खत्म हो गई है, यहीं रह के यहीं मर के खत्म हो गई, हम उनके बच्चे। अब हमसे कह रहे हैं यहाँ से नहीं दिया, हजारों लोगों को नोटिस दिया गया है और लाल डांट, काठगोदाम, आवास विकास, सुभाष नगर, बमोरी, बिठोरिया, लाल डांट से लेकर के 3 पानी तक नोटिस जिनको नहीं आया उनको भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए, तोड़फोड़ करना या नोटिस देकर डराना ये अकेले विकल्प नहीं होना चाहिए। हल्द्वानी शहर तलहटी में बसा हुआ शहर है, सारा पानी चारों तरफ से आकर के कुछ गोला में बह जाता है, कुछ हल्द्वानी बहता है। आप 400-500 मकानों को तोड़ करके मान में सर्वे के उपरांत जो ऐसे अतिक्रमण थे जो नाले पर बने गए थे उनको चिन्हित किया गया है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं।
पहले चरण में ऐसे अतिक्रमण जो नाले को पूर्णतः अवरुद्ध कर रहे हैं या पूर्णतः नाले में हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। जब नाले चौड़ीकरण का भविष्य में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जब नाले के चौड़ीकरण का कार्रवाई जब भविष्य में की जाएगी, तब समय जितनी भूमि के नाले की आवश्यकता होगी उतनी भूमि उस समय ली जाएगी। इनको भी नोटिस दिया, उन सबको ये बताया गया है कि आप अभी नाले की ज़मीन में हैं, आने वाले आगामी वर्षा काल में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटाएं। मकान, किसी का मकान तोड़ने का कोई भी ऐसा हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। केवल ऐसे अतिक्रमण जो नाले की जद में हैं, जो कि अब अत्यधिक वर्षा की स्थिति में बह सकते हैं, क्षति हो सकती है, उनको स्वयं। वहीं आगामी 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर मंगलौर कोतवाली में होटल और ढाबा संचालकों के साथ थाने में बैठक आयोजित की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान होटल में शराब और मांस सेवन को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित करने को भी निर्देश दिया गया। वहीं साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने अपील करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में मांस, मछली, अंडा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी होटल व ढाबे में मांस, मछली बेचने की शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी समय में हमारा 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। तो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से हरिद्वार में पवित्र गंगा जल लेने के लिए श्रद्धालु कांवड़ लेके जाते हैं यहाँ से। तो वो मेला शुरू हो रहा है, जो हमारा 11 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। कुछ पहले से भी शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान हमारा लहसुन, प्याज और नॉन वेज, इस तरह के जो तामसिक भोजन है, इस पर प्रतिबंध रहता है। इस संबंध में होटल, ढाबे वालों को बुला के मीटिंग ली गई थी तथा उनसे अनुरोध किया गया था कि इस पवित्र माह में श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए नॉन वेज और लहसुन, प्याज आदि को बैन किया जाए, इनका प्रयोग न किया जाए। और जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनका स्वागत करते हुए उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराते हुए अपने क्षेत्र से सकुशल। वहीं हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में हुए भूमि घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा मामले में संलिप्तता के आरोप में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है, मगर फिर भी यह मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार के इस जमीन प्रकरण पर जनसंघर्ष मोर्चा ने इस घोटाले में शामिल लोगों और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी क्रम में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी की अगुवाई में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन तहसील प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने बताया कि जिस सेटिंग गेटिंग के खेल को अंजाम देकर राजस्व को 40 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया, उसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में अभी तक सिर्फ छोटे अधिकारियों व कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की गई है, जबकि इस मामले में शामिल एक बड़े अधिकारी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हरिद्वार नगर निगम के द्वारा जो लगभग 54 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई, उसका मूल्य 14 करोड़ रुपए था। वो कूड़े के ढेर से लगती हुई जमीन है और रातों रात उसका लैंड यूज करके जिस तरह से अधिकारियों ने उस घटना को अंजाम दिया, 40 करोड़ रुपए की चपत सरकार को लगाई। इसकी जांच सीबीआई से इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि इसमें एक मास्टरमाइंड अधिकारी, बहुत बड़ा जालसाज अधिकारी है, जिसके निर्देश में, जिसके दबाव के चलते ये पटकथा लिखी गई उस भूमि को खरीदने की। लेकिन वो जो मास्टरमाइंड है अधिकारी, वो आज भी पिक्चर से बाहर है। उस अधिकारी को शिकंजे में लेने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि इसमें सीबीआई जांच हो। सरकार ने उसमें जांच कराई। आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान जी, उन्होंने इन अधिकारियों को दोषी पाया और ये निलंबित भी हो गए। लेकिन वो अधिकारी आज भी पिक्चर से बाहर है। इस अधिकारी को शिकंजे में लेने के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी सीबीआई जांच हो, जिसने 40 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व का सरकार को बचाया, जनता की गाड़ी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे एनबी न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।